फार्माकोलॉजी। What is pharmacology? Pharmacology बेटे it is a branch of biology in which we study about drug composition, its properties, its medicinal effects, and sources of drugs. फार्माकोलॉजी के अंदर हमने किसी भी ड्रग के बारे वो बनी किन चीज़ों की हुई है, साख्त क्या है उसकी खुसूसियात क्या है, मेडिसिनली उनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे बॉडी पर, और वो कहाँ कहाँ से हासिल की जा सकती हैं। इन सारी चीज़ों का स्टडी करना एक ही हेडिंग में आता है, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अब बेटे यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशंस हम देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ ड्रग? ड्रग इज़ that substance when enters and absorbed in body it alters normal body mechanism. ड्रग जो है वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है कि जब वो हमारे जिस्म में दाखिल हो, जज़ब हो जाए, तो वो हमारे नॉर्मल बॉडी मैकेनिज़्म को तब्दील कर दे। तब्दील करेगा तो अपना इफ़ेक्ट करेगा। अब यहीं पर एक और What is medicinal drug? और आम लफ्ज़ों में हम जिसे कह देते हैं मेडिसन, दवाई, वो क्या होती है? मेडिसन जो है बेटे, दैट इज यूज्ड फॉर क्योर, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट, इलाज मुआवजा, डायग्नोसिस, तशखीस के लिए, एंड प्रिवेंशन, और बचाव के लिए। किससे? फ्रॉम डिजीज। मेडिसिनल ड्रग हम उस ड्रग को कहेंगे जो इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल हो, तशखीस के लिए इस्तेमाल हो, या बचाव के लिए इस्तेमाल हो। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस आपको समझाना चाहता हूँ। ऑल दी मेडिसिन्स आर ड्रग्स बट ऑल दी ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। ड्रग कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि हमारे जिस्म के नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म को तब्दील कर देगा, जबकि जो मेडिसिनल ड्रग होगी या मेडिसिन होगी, ये वो ड्रग होगी दैट इज यूज्ड टू क्योर, ट्रीट, डायग्नोज एंड प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज, जो किसी बीमारी के खिलाफ इलाज के लिए, तशखीस के लिए, या हम उससे बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं, इसमें मसलन ट्रीटमेंट के लिए जैसे हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं,
गला ख़राब हो गया, उसको ठीक करने के लिए उसके काज को ख़त्म करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्योर एंड ट्रीटमेंट में आएगी। डायग्नोसिस, तशखीस के लिए गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, अब उसके लिए बेरियम टेस्ट किया जाता है। ये बेरियम एज अ मेडिसिन इस्तेमाल होती है, इंट्रोड्यूस की जाती है यूरिथ्रा के ज़रिए, फ्लोरिसेंट्स के ज़रिए चेक किया जाता है, फिर उसका एक्सरे किया जाता है, देखा जाता है। अब ये तशखीस के लिए इस्तेमाल हो रही है। आयोडीन, कैंसर, गले के कैंसर, थायराइड का कैंसर, उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन का आयोडीन 131 जो है वो दिया जाता है, फिर उसको स्कैन किया जाता है, फिर देखा जाता है कि ये बीमारी है वाकई कि नहीं। अब ये तशखीस के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, तो इसको भी हम मेडिसिन का नाम देंगे। प्रिवेंशन, इसमें वैक्सीन शामिल हैं, जितनी भी वैक्सीन हैं ये बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं, इलाज के लिए नहीं इस्तेमाल होती। कोरोना की वैक्सीन कोरोना के मरीज को नहीं लगाई जाती, तंदुरुस्त इंसान को लगाई जाती है ताकि इसको कोरोना ना हो। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन इन्फ्लुएंजा के पेशेंट को नहीं लगाई जाती, नॉर्मल पर्सन को लगाई जाती है ताकि इसको इन्फ्लुएंजा की वजह से सोर थ्रोट, फीवर ना हो। पोलियो की वैक्सीन पोलियो के मरीज को नहीं दी जाती, वो दी जाती है बच्चों को जो नॉर्मल होते हैं ताकि इनको मुस्तकबिल में पोलियो ना हो। तो अब समझ आ गया कि ये प्रिवेंशन में कैसे मेडिसिनल ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, अब बेटे यहीं पर मेडिसिनल ड्रग्स के साथ साथ ड्रग्स की एक और कैटेगरी है, दे आर कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग्स। ड्रग की ही एक अदर टाइप, एडिक्टिव, एडिक्ट होना, किसी शय का आदी हो जाना। एडिक्टिव ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो अपना आदी बना सकती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? दैट मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम, या देयर यूसेज मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम। दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग्स। खांसी के सिरप, सिडेशन होती है उनमें, वो अपना आदी बना सकते हैं। नींद की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स जो हैं, वो अगर देना शुरू कर दी वो अपना आदी बना सकती हैं। दे मेक डिपेंडेंट ऑन देम, अब उनके बगैर गुजारा महसूस नहीं होता। सर्टन एनाल्जेसिक्स जो हमारी मेंटल एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, दे आर आल्सो एडिक्टिव ड्रग्स। ये जो चर्स, अफ्यून, एक्चुअली दे आर पेन किलर्स, लेकिन चूंकि उनकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो अपना आदी बनाना शुरू कर देती हैं। बेसिकली वो क्या है? वो पेन किलर है। दर्द कुछ अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, अद्वियात में भी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन प्योर हालत में और ज़्यादा मिकदार में वो क्या कर रही हैं? वो अपना आदी बना रही हैं, और उन ड्रग्स को हम नाम देते हैं दे आर एडिक्टिव ड्रग्स। अब बेटे मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं इनके सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, ये हम कहां से हासिल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे मे बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज, उनको नाम दिया जाता है सिंथेटिक ड्रग्स। उनको क्या नाम दिया जाता है? दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज, लाइक एस्प्रिन। डिस्प्रिन के नाम से खाते हो टैबलेट आप?
वो एक सिंथेटिक है, क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है। ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, अब पौधों से अद्वियात हासिल करना बहुत पुरानी रवायत है बेटे, लेकिन एग्जैक्टली इनसे हासिल की जाने लगी तकरीबन 19th सेंचुरी में। पहले जड़ी बूटियों के कावे, उनको पीस के जड़ी बूटियां इस्तेमाल करवा दी जाती थी, तो क्या होता था, असल में उनमें मेडिसिन मौजूद होती थी। अभी भी आप जोशानदे वो तो देखे है ना, अब पीने से रिलीफ महसूस होता है आपको, सर दर्द, गला खराब, बुखार में, तो वो क्या है, वो प्लांट से हासिल की जाने वाली मेडिसिन है। लेकिन रेगुलरली और आप कह लो एक अच्छे तरीके से जो आगाज़ हुआ पौधों से अद्वियात हासिल करने का, वो 19th सेंचुरी जो है उसमें शुरू हुआ। अब इन मेडिसिन में वो कौन कौन सी तरह की हो सकती हैं? दे मे बी एंटीबायोटिक्स एंड कार्डियोटॉनिक्स। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो थी वो फंजाई से हासिल की गई। हम दोनों सोर्सेज साथ साथ पढ़ रहे। पहली जो एंटीबायोटिक थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने फंजाई से हासिल की, जिसको पेनिसिलिन का नाम दिया गया, और उनको इस दरियाफ्त पर नोबेल प्राइज जो था वो भी अवार्ड किया गया। ये जो कार्डियोटॉनिक्स हैं, दिल को मुतहर्रिक करने वाली अद्वियात, दिल की एक्टिविटी को बरकरार रखने वाली या उसके डिफेक्ट को दूर करने वाली जो मेडिसिन हैं, ये भी फंजाई और प्लांट से हासिल की जाती हैं, जैसे डिजिटैलिस। ये एक कार्डियोटॉनिक मेडिसिन है जो कि हम पौधों से हासिल करते हैं। द कार्डियोटॉनिक नाउन एज डिजिटैलिस इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द हार्ट। इट इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ पर्पल फ्लावर प्लांट, फॉक्स ग्लव उसका नाम है। पौधे का क्या नाम है? फॉक्स ग्लव। उससे ये कार्डियोटॉनिक डिजिटैलिस जो है वो हासिल किया जाता है। द पेन रिलीवर मॉर्फिन is made from opium which comes from the juice of the opium poppy plant। मॉर्फिन जो है ये पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है, और ये हम ओपियम पोपी, ये पूरा उसका स्पीशीज और जीनस नेम है, उस पौधे से हम हासिल करते हैं। ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, ये आपको याद होगा, हमने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पैदा करते हैं जिनकी सिक्रीशन से, जिनके ब्लड, यूरिन और ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स से, मिल्क से हम मेडिसिन हासिल करते हैं। तो ये ज़्यादातर इनकी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं, मतलब इनके ग्लैंड से पैदा होने वाली रतूबतें होती हैं, जैसे फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। आपके जानवरों के सोर्स में हनी बी वैक्स, शहद की मक्खी के छत्ते की वैक्स जो है वो अद्वियात में इस्तेमाल होती है। आपको मैंने बताया था कि घोड़ों के ब्लड में सांप के डसने की जो एंटीटॉक्सिन है वो बनाया जाता है। बाज़ जानवरों के पेशाब में वो मतलब खारिज होती हैं अद्वियात, उनको इस तरह से ट्रांसजेनिक करके बनाया गया कि वो यूरिन में खारिज करते हैं और उनसे एक्सट्रैक्शन की जाती है मेडिसिन की। उनके मिल्क से एक्सट्रैक्शन जो है वो की जाती है मेडिसिन की। सर्टेन हार्मोन्स एंटीटॉक्सिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्स। ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हो सकती हैं,
हनी बी वैक्स हो सकती है और फिश लीवर ऑयल, certain hormones and their antitoxin. नेक्स्ट वन सोर्स बेटे इन ड्रग्स का, मेडिसिनल ड्रग्स का, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। हम ये जो कानकुनी करके मिनरल्स निकालते, इनसे अद्वियात हासिल की जा सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा टिंचर ऑफ आयोडीन, पायोडीन तो सुना होगा, देखी भी होगी बल्कि। अब ये पायोडीन क्या होता है? आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, आयोडीन का। इसको जख्मों के ऊपर लगाया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके, इन्फेक्शन ना हो सके। अब आयोडीन क्या है? आयोडीन एक मिनरल है। ये पौधे से या किसी इंसान से, जानवर से तो नहीं हासिल की जा रही, ये तो ज़मीन की खुदाई से निकलती है आयोडीन। फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर AgNO3, अब ये भी एक मिनरल है। सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर जो है, आपके कटिंग हो गई, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, उस पाउडर को ऊपर लगा दिया जाता है ताकि दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम कर देता है। तो ये जो ड्रग्स हैं दे आर फ्रॉम मिनरल्स। फिर ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया से ही हासिल की जाती हैं। वो एक स्पीशीज बैक्टीरिया की उसके खिलाफ बना रही होती है अपनी ही तरह के दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। कौन सी एंटीबायोटिक? स्ट्रेप्टोमायोसिन। ये बैक्टीरिया से ही हासिल की जाने वाली एक एंटीबायोटिक है जो पैदा भी बैक्टीरिया से हो रही है और खिलाफ भी इस्तेमाल बैक्टीरिया के ही होती है। नेक्स्ट है बेटे प्रिंसिपल यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, सॉरी प्रिंसिपल यूसेज ऑफ ड्रग्स। मतलब हम ड्रग्स को क्या क्या नाम देते हैं, उनके यूज के लिहाज से वो किन कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। हम बेटे इनको सबसे पहले एक तरह की ड्रग्स जो हैं, मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं, उनको एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। एंटी मीन अगेंस्ट, बायोटिक्स बैक्टीरिया। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं।
यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। क्या फंक्शन होता है? ये कब्ज़ से निजात दिलवाते हैं। ये भी मुख्तलिफ नामों से हो सकते हैं, ये भी किसी एक नाम से या एक मेडिसिन नहीं है। लेक्सिबिरोन हो गया, आपके डूफालेक हो गए, लैक्टोलोज हो गया, ये सारे के सारे राफे कब्ज़ अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर सिडेटिव्स, सिडेटिव्स हम कहते हैं सुकून आवर अद्वियात, जो जिनकी वजह से सिडेशन होती है। अब दे गिव सिडेशन बाय, ये चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं, दे रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी एंड कॉन्शियसनेस, एक्साइटमेंट, नर्व इंपल्सेस को स्लो कर देते हैं। जब नर्व इंपल्सेस स्लो हो जाती हैं तो हमें सुकून महसूस होता है। बेचैन होता है ना मरीज, तो उसको सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है। तो दीज ड्रग्स आर कॉल्ड सिडेटिव ड्रग्स। फिर मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं वो वैक्सीन्स हो सकती हैं। वैक्सीन्स हेल्प आउट इम्यून सिस्टम, दे आर अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शंस। ये मुस्तकबिल में किसी इन्फेक्शन होने से बचाती हैं, प्रिवेंट। कोरोना की वैक्सीन लग गई, कोरोना से बचा जाएगा, और उसके अलावा उसका कोई और रोल नहीं होगा। अब ये कहलाती हैं वैक्सीन। यहां पे दो आपको जर्नल चीजें बताऊं। एक हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, और एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक्स। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। डेटोल एंटीसेप्टिक है, अल्कोहल एंटीसेप्टिक है। क्यों? दे आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स from living surfaces। और स्किन, ये जिल्द पर इस्तेमाल होते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली इन्फेक्शन से बचा जाए। इनको हम नाम देंगे दे आर एंटीसेप्टिक्स।
कोई कट लगता है, पायोडीन लगाई जाती है, सिप्रेट लगाया जाता है, क्यों? ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। कभी उसके ऊपर एसिड लगाया जाता है, या वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाला कोई उठा के केमिकल लगाया जाता है कि ये लगा दो, है तो वो भी उसके खिलाफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो लगा देना चाहिए। नो, जो नॉन लिविंग सरफेसेस के ऊपर से जरासीम ख़त्म करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स, यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग सरफेसेस। बेजान सतहों से। फर्श धोना है, डिटोल से नहीं धोया जाएगा, अल्कोहल से नहीं धोया जाएगा, आयोडीन से नहीं धोया जाएगा, ऐसा ही है। अब क्यों नहीं? चूंकि दे आर एंटीसेप्टिक्स, दे आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लिविंग सरफेसेस। अब फर्श धोना है, स्लैब साफ करनी है, तो उनके लिए हमें डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिनोल, एसिड्स, डिफरेंट साल्ट्स, दे आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग सरफेसेस। अब बेटे जोसेफ लिस्टर, ये इंग्लिश सर्जन हैं, इन्होंने स्टीराइल सर्जरी का कॉन्सेप्ट जो था वो पेश किया। स्टीराइल सर्जरी, जरासीम से पाक औजारों को साफ किया जा सकता है कार्बोलिक एसिड के साथ, ताकि उनमें मौजूद जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और वो ज़ख्म को ख़राब ना करें। ये जितने भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स होती हैं या मेडिसिन्स होती हैं या ऐसा निज़ाम होता है, वो सारा के सारा इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सर्जरी के बाद पैदा होने वाली इन्फेक्शन जो है उससे बचा जा सके। जिन लोगों के ऑपरेशन ख़राब होते हैं या गल सड़ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये सर्जरी साफ, ठीक, सही स्टेराइल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हुई। उसमें महारत का फ़र्क नहीं होता, उसमें सफाई का फ़र्क होता है। जितनी ज़्यादा साफ सुथरी सर्जरी हुई होगी उतनी जल्दी मरीज़ को सर्जरी से आराम आ जाएगा, और जितनी गंदे औजारों के साथ यूज्ड और नॉन स्टीराइल औजारों के साथ सर्जरी होगी, वो पेशेंट उतनी, आप कह लो, रिकवरी स्लो में जाएगा, और हो सकता है वो उसके लिए वो सर्जरी दर्द सर बन जाए। वो मज़ीद फिर सर्जरीज की एक नई राह खोल देती है। वो बार बार ओपन करवाने पड़ते हैं, फिर उनको ड्रेन करवाना पड़ता है, फिर उसको कि मतलब मेरा ये कहने का कि सिर्फ महारत भी अकेली सर्जरी में कोई मानी नहीं रखती जब आपकी एनवायरनमेंट स्टीराइल नहीं होती, और सिर्फ सफाई जो है वो भी महारत पे गालब नहीं आती। जब तक ये दोनों साथ साथ नहीं होंगी तब तक मरीज़ जो है उसकी सर्जरी अच्छी नहीं होगी। अच्छा जी, अब बेटे यहाँ पर कुछ बातें जो आपके लेवल पर आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अद्वियात के मुतल्लक एहतियात जो है वो आपको ज़रूर बरतनी चाहिए, और वो एहतियात होती क्या है? सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। मुझे बुखार है, मैं पैराडोल खा लूँ, मुझे गला खराब लग रहा है, मैं फला एंटीबायोटिक खा लूँ, नहीं। अपना नुस्खा किसी फिजिशियन से लिखवाने पर
फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। दूसरी बात, वो नुस्खा जितने दिनों तक कहा गया है वो उतने दिनों तक इस्तेमाल करें। वो मैं बता देता हूं क्यों। फिजिशियन नोज कि आपकी बीमारी की सिवियरिटी क्या है या उसका काज क्या है। अब जब उसको पता है कि इसका काज क्या है तो उसी को पता है मैंने इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक क्या देनी है और किस स्ट्रेंथ की देनी है। लिखा होता है ना, फलां मेडिसिन 500 मिलीग्राम, फलां मेडिसिन 250 मिलीग्राम बीडी का मतलब बाई अ डे, एक दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम। फलां मेडिसिन टीडी थ्राइस अ डे, कि वो दिन में 3 दफ़ा। फलां मेडिसिन ओडी दिन में 1 दफ़ा। आप टाइमिंग अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। जो आपके फिजिशियन ने आपको कहा है आप उसके मुताबिक इस्तेमाल करोगे। और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इस काम को ख़राब करते हैं। बहुत वड्डी लिख दी सी डॉक्टर ने, इसलिए मैं दिन च 1 बारी खाना, ठीक हो गया। डॉक्टर ने 500 मिलीग्राम लिख के दी है, वो 250 मिलीग्राम की ले लेता है, ये मैं 2 दिन में 2 खा लूँगा। ऐसा नहीं करना। फिर जितने दिन के लिए उन्होंने स्पेसिफाइड कहा है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो आपको उसके मुताबिक फिक्स रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अमूमन ये होता है कि जब आप बीमार होते हो, मिसाल के तौर पे गला ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रही, खांसी आ रही है, आपने 1 डोजेज खाई, 2 खाई, 3 खाई, आप जब कदरे बेहतर महसूस करते हो तो आप कहते हो मुझे आराम आ गया, अब दवाई बाकी फजूल है, मैंने नहीं खानी। और कुछ लोग तो स्पेशली जाते ही इसी जहन से मेडिकल स्टोर्स पे, मैनू 3 खुराका बना दे बस। उससे क्या होता है, ये हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया। आपकी वो बीमारी बार बार लौटेगी, क्योंकि बैक्टीरिया एक हद तक मरे थे, वो उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचे थे कि आप मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करो। वो फिर दोबारा, उससे क्या होगा, अगला अटैक उससे सीवियर होगा उस बीमारी का, उससे अगला अटैक उससे सीवियर होगा बीमारी का। फिक्स टाइम के लिए और उतने दफ़ा दिन में जितनी दफ़ा डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करके दी है। एक का नुस्खा दूसरा नहीं इस्तेमाल कर सकता। मिसाल के तौर पे एहसान का गला ख़राब है, ये मेडिसिन ले आया डॉक्टर को चेकअप करवा के, साथ गुलाम मुस्तफ़ा का भी गला ख़राब हो गया, तो गुलाम मुस्तफ़ा उसे ये नहीं कहेगा अपने वाला नुस्खा मुझे दे दें, मैं भी यही मेडिसिन खा लेता हूँ। इसका पता नहीं किस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से ख़राब हुआ है। इसकी सिम्टम्स गला ख़राब के साथ साथ और पता नहीं क्या है, डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन इन्हें दिया। वही अगर गुलाम मुस्तफ़ा इस्तेमाल करेगा तो वो गुलाम मुस्तफ़ा के लिए हो सकता है कि वो कारआमद साबित ना हो, और यहाँ तक भी हो सकता है कि वो उल्टा उसको और बीमार कर दे। इसलिए किसी का इस्तेमाल शुदा नुस्खा जो है वो बजाते खुद से इस्तेमाल नहीं करना। अपना ही पुराना नुस्खा उठा के उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना खुद से ही। पिछली दफ़ा मेरा गला खराब होया सी, डॉक्टर ने मैंने ए दवाई दी थी, हुण मेरा खराब हो रहा, हुण मैं फिर यही खा लेना। नो, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली दफ़ा पता नहीं आपका किस वजह से ख़राब हुआ था और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या था, और अब पता नहीं आपका गला किस वजह से ख़राब हुआ है। तो हर दफ़ा फिजिशियन चेकअप जो है वो होना चाहिए। तमाम दवाएं तमाम लोगों के लिए नहीं होती, इसमें लिमिटेशंस होती हैं, एज फैक्टर्स काउंट होते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ काउंट होती है। आप हो सकता है वो एंटीबायोटिक जब आपने 40 साल की उम्र में खाई थी, वो आप कहें कि मैं 60 साल की उम्र में भी खा लूं, नहीं हो सकता। तब आपकी फिजिकल हेल्थ और थी, अब आपकी फिजिकल हेल्थ और है।
जो एक अडल्ट इस्तेमाल कर रहा है वही मेडिसिन एक बच्चा इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे सेम सिम्टम्स क्यों ही ना। आपकी जो हेल्थ केयर बॉक्स है, किट है, वो बच्चों की पहुंच से दूर रहनी चाहिए, वो बच्चों की एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन्स को कभी भी धूप में नहीं रखना चाहिए। स्पेशल क्राइटेरियाज हैं हर मेडिसिन के लिए, और उसके ऊपर आपका मेडिकल स्टोर या फार्मेसी या स्टोरेज के गोदाम जो हैं वो सील होते हैं, तो वो धूप में रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन आपने किचन में चूल्हे के पास नहीं रखनी। और अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि मेडिसिन होती ही माओं के पास किचन में, या वो फ्रिज में होती हैं या वो चूल्हे के पास होती हैं, वो दो इंतहाई होती हैं उसकी, वो नहीं रखनी। जो बंदा किसी ऐसी हेल्थ डिफ़ॉल्ट में है कि जिसके मेडिकेशन के बगैर गुजारा नहीं, वो अपनी मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखेगा। मिसाल मैं दे रहा हूं, डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स, वो जहां कहीं भी ट्रैवल करेंगे अपनी मेडिसिन अपने साथ लेके ट्रैवल करेंगे और उनका नुस्खा उनके पास होगा। अपने तौर पे ना तो मेडिसिन लेनी है ना ही रोकनी है। रोकने से पहले भी, या आप किसी और के पास कंसल्ट करने जा रहे हैं, एक डॉक्टर से आपको आराम नहीं आ रहा, आप या तो अपने पिछले फिजिशियन को बताएंगे या आप अपना नुस्खा नेक्स्ट फिजिशियन के पास लेके जाएंगे कि प्रीवियसली मैं ये मेडिसिन यूज़ कर रहा था और अब उसके लिहाज से वो फिजिशियन देख के कि इस साल्ट से इसको अफाका नहीं हुआ या ये असरात इसने दिए, तो अब ये साल्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अगर आप वो नहीं लेके जाएंगे या नहीं कंसल्ट करेंगे अपने फिजिशियन से, वो हो सकता है कि आपको फिर से वही मेडिसिन शुरू करवा दे जो पहले ने करवाई। तो इसके लिए आपको वो नुस्खा अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात, कभी भी अंधेरे में मेडिसिन ना खाएं। कभी भी अंधेरे में मेडिसिन ना खाएं। इसका मेरे एक बहुत करीबी रिश्ता ने काम किया था। सुबह फजर टाइम उठे, लाइट ऑन नहीं की, अपनी गला ख़राब की मेडिसिन खानी थी। गला ख़राब की मेडिसिन के साथ ही डायबिटीज़ के लिए टैबलेट्स पड़ी थी। गले ख़राब की बजाय शुगर की गोलियां खा ली, जो शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब उससे क्या हुआ, वो नॉर्मल पर्सन थे, उनकी शुगर लो हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। एकदम से बेसुध सारी सारा नहीं, वो अपनी मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखेगा। मिसाल मैं दे रहा हूं, डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स, वो जहां कहीं भी ट्रैवल करेंगे अपनी मेडिसिन अपने साथ लेके ट्रैवल करेंगे और उनका नुस्खा उनके पास होगा। अपने तौर पे ना तो मेडिसिन लेनी है ना ही रोकनी है। रोकने से पहले भी, या आप किसी और के पास कंसल्ट करने जा रहे हैं, एक डॉक्टर से आपको आराम नहीं आ रहा, आप या तो अपने पिछले फिजिशियन को बताएंगे या आप अपना नुस्खा नेक्स्ट फिजिशियन के पास लेके जाएंगे कि प्रीवियसली मैं ये मेडिसिन यूज़ कर रहा था और अब उसके लिहाज से वो फिजिशियन देख के कि इस साल्ट से इसको अफाका नहीं हुआ या ये असरात इसने दिए, तो अब ये साल्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अगर आप वो नहीं लेके जाएंगे या नहीं कंसल्ट करेंगे अपने फिजिशियन से, वो हो सकता है कि आपको फिर से वही मेडिसिन शुरू करवा दे जो पहले ने करवाई। तो इसके लिए
आपको वो नुस्खा अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात, कभी भी अंधेरे में मेडिसिन ना खाएं। कभी भी अंधेरे में मेडिसिन ना खाएं। इसका मेरे एक बहुत करीबी रिश्ता ने काम किया था। सुबह फजर टाइम उठे, लाइट ऑन नहीं की, अपनी गला खराब की मेडिसिन खानी थी। गला खराब की मेडिसिन के साथ ही डायबिटीज़ के लिए टैबलेट्स पड़ी थी। गले खराब की बजाय शुगर की गोलियां खा ली, जो शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब उससे क्या हुआ, वो नॉर्मल पर्सन थे, उनकी शुगर लो हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। एकदम से बेसुध, सारी जान गई, बोलने से कासर, हाथ पांव अकड़ गए, मतलब ये कि ख़त्म। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि फिर जान बच गई। इसलिए अंधेरे में कभी भी मेडिसिन ना लें, चाहे आपको पता है ये फला मेडिसिन। कभी भी टेम्पर्ड मेडिसिन ना लें जिसके ऊपर आपको शक हो कि इस मेडिसिन की डेट ऑफ एक्सपायरी, नाम, साल्ट या किसी भी शय के साथ टेम्परिंग हुई है, वो मेडिसिन बराए मेहरबानी वापस कर दें, वो ना लें। उसे कहेंगे मुझे कोई और दूसरी फ्रेश दे दे। एक्सपायर्ड मेडिसिन कभी ना लें। एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है वो कभी भी इस्तेमाल ना करें।